हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, बहुत ठंड है। आज का टॉपिक है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो चलिए, सबसे पहले अब इसके बारे में बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन जैसे आप देखे होंगे आम बोलचाल में, जब आसपास भी आपने देख रहे होंगे कि जब कोई वस्तु किसी चीज़ों के संपर्क में आने से उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वह जो है वह चेंज ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वह चेंज क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। कैसे? जैसे मान के चलिए आप लोहे में जंग लगा हुआ देखते होंगे, देख रहे हैं ना। लोहे में क्या होता है, जंग लगता है। तो लोहा में जंग लगता है कब, जब लोहा वायु के संपर्क में है तब। ठीक है, लोहा में जंग कब लग रहा है, जब वो वायु के संपर्क में, यानी कि उसके साथ वो क्रिया किया है। ठीक है, अच्छा, ऑटोमेटिक आप देखते होंगे पेड़ जो है अपने आप ग्रो कर रही है, अपना भोजन कर रही है। कैसे भोजन करती है, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, आप देखते होंगे दूध है, उससे दही जम रहा है। तो ये सब जो क्रियाएं हो रही है ना, अपने आसपास में बहुत ऐसी क्रियाएं हैं जिसको आप देखते होंगे। ठीक है, तो वह सब हम लोग का कहलाता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसका अगर डिफिनेशन बोलते हैं हम, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या क्रिया करके, ठीक है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर और या क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल गए और आपस में क्रिया किए, क्रिया करने के बाद जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको हम सबसे पहले ले लिए। ठीक है, अब लेने के बाद क्या किए, उसको थोड़ा सा, ठीक है, रब किए। ठीक है, रब करने के बाद अब आराम से हम उसके ऑक्सीजन के साथ उसको मतलब इंटरेक्ट करके उसको जलाए, तो अब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके जल गया। क्या हुआ, वह जल गया, Mg+O2। ठीक है, जल गया तो क्या बना फिर, MgO। क्या बना, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, या सफ़ेद अगर मैंने वाइट मतलब डस्ट टाइप का आपको दिखेगा। तो अब इसमें क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक मैग्नीशियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो आपस में मिल गए, मिलने के बाद क्या हुआ, एक नया पदार्थ। तो जो भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। जो भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या हो गया, प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, माने जिनके वजह से हो रहा है, जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक। और इसके बाद जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। तो चलिए, इसमें आप देखते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ, मतलब कोई भी क्रिया हुआ जिसमें कुछ नया उत्पाद बन गया। ठीक है, वैसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना हो बोल सकते हैं आप, कोई भी क्रिया हुआ जिसमें कोई नया उत्पाद बन गया तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है हम देखते हैं। जैसे भौतिक नाम से यह स्पष्ट है, नेचर। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक बॉल लिए, वो वाला बॉल आता है जो दब जाए, तो उसको हम क्या किए, दबाए, हाथ से दबाए, तो उसका शेप और साइज क्या हुआ, चेंज हो गया। दबाने के बाद ऐसे हो गया,
जब उस पर प्रेशर हटा दिए तो कैसा हो गया, जैसा था वो वैसा ही हो गया, हुआ ना। अच्छा चलिए एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं। जैसे आइस का टुकड़ा देखें आप, ठीक है, आइस, जब आइस को सिंपल आप बाहर रख दें नॉर्मल टेम्परेचर पर तो किस चीज़ में बदल जाएगा, पानी में। आइस बना किस चीज़ से था, पानी से, यानी पानी से बर्फ बना तो बर्फ से वापस पानी भी बन जाएगा, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाती है लेकिन वह वापस उस अवस्था में आ सकती है तो उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी इसका परिवर्तन जो है वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, यानी अस्थाई नहीं है। भौतिक परिवर्तन कभी अस्थाई नहीं होता है। अच्छा एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। मोम आपको पता है जब उसको जलाएंगे वो पिघल के लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। जलाने के बाद पिघल कर वो क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा, और वह लिक्विड जब कुछ देर आप छोड़ दें तो सूख के वापस मोम बन जाएगा ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन इन द सेंस कि जब कोई पदार्थ एक रूपों से दूसरे रूपों में बदलती है या जाती है तो वापस उस रूप में वापस आ सकती है या आ जाती है। यानी इनका परिवर्तन अस्थाई परिवर्तन नहीं होता है। इनका परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। चलिए अब आता है कोई पदार्थ ऐसा है जिनमें उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और वह जो है एक नया उत्पाद बनाते हैं, वह एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे, जैसे लोहे में जंग लगना। अब देखें लोहे में जंग लगता है तो लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की पपड़ी जैसे जमा हो जाती है, पता है ना। तो लोहे में जंग लगा तो ब्राउन कलर की पपड़ी जैसे हो गया। तो अब उस पपड़ी को हम लोग साफ करते हैं तो क्या वो जंग लगा हुआ वापस लोहे में बदल सकता है, वापस लोहे में नहीं बदल सकता है। तो यह हो गया अस्थायी परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, जो वापस अपने रूपों में वापस नहीं आ सकती है। एग्जाम्पल लिए थे आपका हम अभी कुछ देर पहले, दूध से दही। दूध से दही तो बन गया, अब दही से दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा, करेक्ट। दूध से दही बन गया लेकिन दही से क्या दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो पदार्थ या दो अभिकारक भाग लेके एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो वैसे परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और यह अस्थाई होता है। क्या होता है, यह अस्थाई होता है, यानी यह चेंज नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन समझ में आया। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अगर ऐसे कोई अंतर पूछे तो क्या बोलेंगे कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद बनता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन अस्थाई नहीं होता है, यानी मतलब एक रूपों से दूसरे में बदल जाएगी लेकिन वो हमेशा नहीं, वो वापस सेम रूपों में आ जाएगी। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है, परमानेंट होता है। भौतिक परिवर्तन में बना हुआ उत्पाद वापस अभिकारक में बदल जाता है, यानी जल से बर्फ बना तो बर्फ से वापस जल बन जाएगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में बना हुआ उत्पाद वापस अभिकारक में नहीं बदलेगा। यानी जैसे आपको दूध से दही या मैग्नीशियम ऑक्साइड का बात किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हो गया आपका, ठीक है, वापस मैग्नीशियम में नहीं बदलेगा। वो दूध से दही बन गया लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन करते हैं, रासायनिक परिवर्तन में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया आपका। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम को जलाते समय, मैग्नीशियम रिबन को जलाते में उसको साफ क्यों करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है।
अब मैग्नीशियम, अब क्यों साफ करेंगे भाई? जब साफ करेंगे किसी भी चीज़ को तो इसके ऊपर डस्ट होगा, तो ये डस्ट क्लीन हो जाएगा ना, तो अब अच्छा से रिएक्ट करेगा ना, यानी अच्छा से जलेगा। तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करेंगे हम? क्योंकि वह अच्छा से वायु के संपर्क में आके अच्छे से जल सके, इसलिए साफ करेंगे। कॉमन से क्वेश्चन है, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके आपको आंसर देना है। केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट में मोस्टली जो है क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। अब जैसे बहुत सा क्वेश्चन होता है कि बताइए, पहले ही आपको बता देगा कि बहुत गर्म खाने को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, वो पहले ही आपको बता दिया है कि नहीं रखना चाहिए। तो खाना है भाई, क्यों नहीं रखना चाहिए, आप इसी से सेंस लगाइए। अगर उसमें गर्म खाने को रखेंगे, अगर बोल रहा है कि नहीं रखना चाहिए, तो इसका मतलब उसमें कुछ खराबी आ जाएगा ठीक है, क्या होगा, उसका मतलब उसमें कुछ खराबी आ जाएगा। तो लिखना है कि एल्युमिनियम के बर्तन में गर्म खाने को नहीं रखना चाहिए। क्यों? केमिस्ट्री की भाषा में लिखेंगे, क्योंकि वो एल्युमिनियम से वह जो खाना का रिएक्शन होगा, यानी अभिक्रिया करके वह खाना दूषित हो सकती है, वह खाना दूषित हो सकती है। हो गया ना? तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया आपको, किसे कहते हैं हम लोग? जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले को कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, अब है समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए, यानी इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण, तो चलिए हम बात करते हैं। सपोज समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे मान के चलिए, जैसे मान के क्या कंफर्म मेरा नाम सत्या है, ठीक है, ओके, मैंने अपना नाम सत्या, किसी का नाम दीपक है, किसी के नाम अभिषेक है, किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम क्या बोल सकते हैं, पुष्पा है, फेमस है ना आज के टाइम में पुष्पा, ठीक है, तो किसी के नाम प्रीति है, लिख लिए। तो सबका नाम है, ठीक है। तो नाम तो किसी का बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, किसी का छोटा भी हो सकता है। तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो उतना बड़ा नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, या उस नाम से फिर कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए उसका एक शॉर्ट फॉर्म, जैसे मेरा नाम अगर सत्या है तो अपना क्या लिखेंगे हम? एस लिख दिए ना, सत्या, ठीक है, करेक्ट है। तो नाम की जगह हमने क्या यूज किया? एक संकेत का यूज किया। क्या यूज किया? एक संकेत, यानी सिंबल का, एस। तो एस से समझ आएगा कि मैं सत्या हूँ, ठीक है। किसी का नाम दीपक है तो इसका क्या लिख दिए? डी, ठीक है। किसी का नाम अभिषेक है, इसका क्या लिख दिए? ए, ठीक है। अच्छा, किसी का नाम प्रीति है, इसका नाम लिख दिए पी। तो सब किस में लिखे हैं? देख रहे हैं, कैपिटल में लिखे हैं, ठीक है ना। तो जब रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है कि हम जब नाम के जगह, ठीक है, उस पदार्थ का, यानी उस तत्व या यौगिक मिश्रण जो भी बोले, इस तत्व के संकेत का यूज करते हैं। नाम की जगह क्या करते हैं? सिंबल या संकेत का यूज करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं उसे हम? रासायनिक समीकरण। अब चलिए, कहीं कहीं आप क्या देखते होंगे, जैसे अब जैसे इसका नाम अगर प्रीति हो गया, ठीक है, अब एक का नाम पुष्पा है, एक का नाम पुष्पा है, तो जब दो पी लिख दिए हम तो ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन पुष्पा है कौन प्रीति है, ठीक है। तो वैसे भी पुष्पा है, क्या है? तो क्या है? अभी कॉमन सा डायलॉग, पुष्पा साला झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं मतलब ये भाई चेंज नहीं हो। तो क्या किया? पुष्पा को हम लगा दिए पी यू। क्या लगा दिए? पी यू, ठीक है। अब प्रीति को लगा दिए पी आर, प्रीति को लगा दिए पी आर, यानी एक बड़े कैपिटल लेटर के साथ एक स्मॉल लेटर लगा दिए, ठीक है। जैसे अभिषेक है, ठीक है। अब किसी का नाम आकाश हो गया, क्या नाम हो गया? आकाश। तो यहां भी ये है, तो आकाश को क्या लगा दिए? ए के। अब अभिषेक को लगा दिए ए बी। क्या लगा दिए? ए बी। क्या लगा दिए? ए के। तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कि अगर कैपिटल सिंगल लेटर में अगर कैपिटल है तो वह एक तत्व है, ठीक है। सिंगल लेटर में कैपिटल है तो वह एक तत्व है।
और सिंगल लेटर कैपिटल के साथ भी अगर स्मॉल लेटर है तो वह उसी के साथ जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगल लेटर के साथ अगर कोई स्मॉल लेटर है तो वह भी एक ही तत्व है, लेकिन वह उस कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए एग्जांपल के लिए देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, Mg। ठीक है, O2 तो चलिए हम 2 लगा दिए हैं उसके साथ रिएक्शन के लिए। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप तो Mg ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, ये हो गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम MAG ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जो भी है, तो Mg हो गया, लिख दिए। अब बोले जी, तो इसलिए लिखे जी कि कम से कम इससे पता चले कि हम मैग्नीशियम ही बोल रहे हैं, इससे पता चले कि हम मैग्नीशियम ही बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखते होंगे मैग्नीज का होता है Mn, मैग्नीज का क्या होता है Mn। तो अगर मैग्नीशियम भी स्टार्ट होगा Ma से, मैग्नीज भी स्टार्ट होगा Ma से, तो इसमें ओ लेटर को हम लिखते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करे, मतलब नाम लेने से ही पता चल जाए कि वह वही तत्व है, नाम लेने से ही पता चल जाए। ठीक है, जैसे मैग्नीज, मैग्नीज N आएगा ना तो पता चला कि N वाला जो है ना वो मैग्नीज है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम G आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका G लिख दिए, मैग्नीशियम Mg। कहीं कहीं आप देखा होंगे ऐसे ही लिखा होता है N से होता है नाइट्रोजन, N से क्या होता है नाइट्रोजन। ठीक है, आप देखे होंगे फिर कहीं लिखा हुआ Ne। तो कैपिटल लेटर है तो एक तत्व है, अगर कैपिटल लेटर के साथ अगर छोटा सा स्मॉल है तो भी एक तत्व। N का मतलब हुआ क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम क्या से दिखा दिए, N से। Ne का मतलब हुआ नियॉन, Ne का मतलब क्या हुआ नियॉन। दोनों N लिखते तो कंफ्यूजन हो जाता, तो चलिए E को हम यहाँ पे लिख दिए, तो ये हो गया हमारा नियॉन। ठीक है, क्लियर है। तो इससे ये समझ में आता है आपको, ठीक है, कि अगर रासायनिक समीकरण क्या है कि अगर हम किसी अभिक्रिया में उस पदार्थ के यानी उस तत्व या के नाम के जगह पे अगर हम उसके संकेत का यूज करते हैं यानी सिंबल का, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। पहचानना कैसे, ध्यान दीजिए कौन तत्व। जैसे आपको लिखा हुआ CH, दोनों कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, दो तत्व है, याद रखिएगा। राइट साइड में नंबर क्या लिखा हुआ है इसका कोई मतलब, जैसे 2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन 2 है तो इसका मतलब नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही तत्व है ना। राइट साइड में कोई न्यूमेरिक डिजिट लिखा हुआ है 1 2 3 4, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना इसमें कितना है, दो तत्व है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ CHN, सब कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो C भी कैपिटल, H भी, N भी, तो इसमें कितने तत्व हैं, 3। कितने हैं, 3। अगर आपका लिखा हुआ है N, ठीक है, और A और N ऐसे लिखा हुआ है NaN, तो N के साथ क्या लगा हुआ है, छोटा सा A, तो इसका मतलब Na एक में है, इस सोडियम बोलते हैं, नेट्रियम बोलते हैं, इसलिए Na लिखा हुआ है। और N क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे लिखा हुआ Ca, ठीक है, OH ऐसे लिखा हुआ है। H कैपिटल है यानी एक तत्व हाइड्रोजन, O कैपिटल है इसका मतलब एक तत्व ऑक्सीजन, और Ca साथ में A लगा हुआ है C का, यानी क्या हुआ, यह कैल्शियम। क्या हुआ, कैल्शियम। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि छोटा लिखा हुआ है तो क्या, चूंकि आप इक्वेशन जब बनाएंगे तो ये समझ में आएगा कि ये एक साथ है कि अलग है। Ca जो है एक साथ है, कैपिटल के साथ छोटा। तो ये क्लियर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन बता दिए, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब हम किसी अभिक्रिया में उस तत्व के नाम के जगह पे, उस तत्व के नाम के जगह पे उसके संकेत का यूज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आता, एक रासायनिक समीकरण लिखिए Mg, मैग्नीशियम हिंदी में लिखा जाता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लिखे, मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह O, तो MgO। ठीक है, अब आगे दूसरा इक्वेशन देते हैं आपको हम एग्जांपल।
दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा? जैसे यहाँ लिखते हैं हिंदी में हम या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लिख दिए। तो आप इसका केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं, रासायनिक समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे H और क्लोरीन की जगह लिखेंगे Cl2। ठीक है, H2 क्यों लिखते हैं, Cl2 क्यों लिखते हैं, ये 9th क्लास में पढ़ेंगे होंगे तो ठीक है, लेकिन इसका अलग फंडा है, इसका वीडियो सेपरेट बनाएंगे पूरा, तब आपको बैलेंस इक्वेशन सब कुछ समझ में आएगा। तो हो गया HCl, सॉरी यहाँ लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हो गया HCl। ठीक है, हिंदी में लिख दिए हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड और इसका हो गया HCl। आपको भी पता क्लोरीन में जब कोई जुड़ता है तो राइट साइड वाला में आइड लग जाता है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाता है, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड हो जाएगा, यानी राइट साइड वाला में आइड लग जाता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल बता दें क्या उसका, इसमें जैसे Na2O लिख दिए। ठीक है, तो O है तो ऑक्साइड, ठीक है, NaCl, लास्ट में Cl है तो क्लोराइड। ठीक है, Na3N, ये नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड, क्या होगा? नाइट्राइड। अच्छा, लास्ट में, और अगर इसको हम लिख दें H2S, ए सल्फर, एस मतलब सल्फर, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, D लास्ट में, सल्फाइड, ट नहीं, D, हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे और भी चीज़ें हैं जिसमें हम लास्ट में जो उस साइड जो होता है उसको हम लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन अगर लास्ट में हो गया, ठीक है, NaH, NaH, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो क्या हुआ? नाम के जगह हम क्या लिखते हैं? सिंबल को, तो वह हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसी में आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या कुछ भी। जैसे आप एक को एग्जाम्पल आपको हम लिखते हैं, जैसे आप लिख लेते हैं हम लोग H2, ठीक है, प्लस O2, यहाँ हो गया H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनता है? H2O। H2O को क्या बोलते हैं हम लोग? जल, यानी वाटर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्या संतुलित है? संतुलित का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है कि ये दोनों साइड बैलेंस होना, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th क्लास में पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? अगर पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है कि तीर के निशान के दोनों तरफ, ये तीर के निशान के दोनों तरफ द्रव्यमान इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर कब होगा? जब जितना तत्व इधर है उतना तत्व इधर होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ बराबर तत्वों की संख्या होनी चाहिए। H2 है, यहाँ H2 है, ठीक है, O2 है, लेकिन O कितना है? एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिए 2, ठीक है, तो 2 O हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे 2 दूना 4, कितना हो गया? 2 दूना 4, तो यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको भी लिख सकते, संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ
द्रव्यमान बराबर होता है, अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है, रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट का द्रव्यमान बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आया, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। H2+O2 यानी H2O हुआ, यह संतुलित नहीं है ना, बैलेंस नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है उसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं उसको? कंकाली समीकरण। कंकाल देखे हैं, स्केलेटन बोलते हैं हम लोग, कंकाल मतलब क्या बैलेंस है, संतुलित है, वो तो ऐसी कंकाल है, ऐसे ऐसे खड़ा कर दिए है ना, मतलब बोलते हैं ना एकदम कंकाल है, मतलब बैलेंस ही नहीं है, उसमें ना मांस है ना कुछ है ना कुछ, ऐसे ही है कंकाली समीकरण। एक फुल बॉडी का मतलब जो सब कुछ ओके है। तो वैसे इक्वेशन जिसमें द्रव्यमान इक्वल नहीं होता है या जिसमें वह इक्वेशन संतुलित नहीं होता है तो उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण या स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बैलेंस इक्वेशन क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है। अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन करने के लिए मुझे 9th क्लास वापस जाना पड़ेगा और टोटल जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध यानी वैद्युत संयोजक बंध, ये सब बताना पड़ेगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्यों HCl लिखते हैं, क्यों Cl2 लिखते हैं, क्यों Na2O लिखते हैं, क्यों MgO लिखते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। देखिए MgO लिखते हैं, ठीक है, Na2O लिखते हैं ना, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग Al2O3 लिखते हैं। इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सोडियम ऑक्साइड, इसका अल्युमिनियम ऑक्साइड, सब तो एक ही है, सब ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ MgO हुआ, यहाँ पे Na2O हुआ, यहाँ पे Al2O3 हुआ। तो यह कैसे होता है इसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ऑलरेडी, और उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्लीन किए, अब आते हैं हम लोग एक आपका इक्वेशन है, बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब इसको बोलना हो कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैसे बोलेंगे? संयोजन। चलिए, संयोजन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो ऐसे भी आप चलिए, हम दो हमारे दो, अब सुने होंगे ना, हम दो हमारे दो, ये गवर्नमेंट का जो डायलॉग था, हम दो हमारे दो। तो यहाँ पे हम दो हमारे दो पे आपको ध्यान नहीं रखना है। जब दो जुड़ेगा तो दो नहीं, दो जुड़ेंगे तो एक। ठीक है, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, क्या कहते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं या एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं एक तो तथा एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दिए CaO, क्या है, और यहाँ हो गया मेरा H2O। CaO क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब ये हो गया H2O। तो जब दो हो गए या दो से अधिक, तीन चार, कितने भी हो सकते हैं, मिलेंगे आपस में, जब मिलेंगे तो एक नया पदार्थ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये होगा CaOH ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। चलिए, इसको ऐसे नहीं, अब घरेलू थोड़ा समझते हैं हम लोग। चलिए, पोचाड़ा का जब टाइम आता है दिवाली, तो
अब तो पेंट आ गया थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन जो वो चूना आता था ना ऐसे ही, तो हम लोग क्या करते थे, या सभी लोग क्या करते हैं, जो चूना मारने वाले होते हैं उसको क्या करते हैं, डालते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं ना। तो चूना में क्या किया, अब ऊपर से हम पानी डाल दिए, तो चूना में जैसे ही पानी डाले तो इसका रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है, खच 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 खच, मतलब गुस्सा के लाल हो जाता है, होता है ना, मतलब पूरा गुस्सा। देखते हैं तो कैसे करेगा, जैसे ही पानी डाल दिए तो वह 2-4-5 मिनट तो लगेगा कि अगर आप उसके नज़दीक है तो आपको छोड़ेगा नहीं, क्यों पानी डाले भाई तुम। तो पूरा कैसे खच 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 करके गुस्सा के एकदम ऐसे ऐसे निकलता है, बबल्स टाइप का निकलता है ना। तो वो बबल्स आपको दिख रहा है, जब उसके कुछ देर बाद क्या होता है, वह शांत हो जाता है, कुछ देर बाद क्या होता है, शांत, यानी उसके अंदर जितना भी हीट था वो खत्म हो गया। लेकिन आप इस चीज़ों में देख रहे होंगे कि यानी जब जैसे ही पानी डालते हैं वह हीट को निकाल रहा है ना। आप छुएंगे तो गर्म लगेगा वो। तो आदमी है बोला बहुत गुस्सा आता है, चल पानी डाल के इसको आग के बुझा दिए, बोले ज़्यादा फटफटाओ मत, यही डायलॉग होता है सबका, ज़्यादा गर्म है तो पानी डाल दो, ठंडा हो जाओगे। तो ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, इसको हम लिख सकते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि जब दो पदार्थ, इसको बोल सकते हैं आप अभिकारक, दोनों क्या है, अभिकारक है, और ये क्या हो गया आपका उत्पाद, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद, ठीक है। तो जब दो अभिकारक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, ठीक है, या आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, जब एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। या जब दो या दो से अधिक पदार्थ बोलना इसलिए होता है कि वो सब में चल जाएगा, पदार्थ बोल दिए तो कोई गलती सही का बात ही नहीं है, पदार्थ का मतलब वो सब के लिए ओके हो गया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं या नया उत्पाद बनाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम जल को डालते हैं तो क्या होता है, वो खचखच गर्म करके हीट निकालता है, ऊष्मा को बाहर निकालता है ना। तो यानी हीट जब बाहर निकालता है तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद हीट जो है बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब बोल सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद या उत्पाद बनने के बाद ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा बाहर निकलती है उससे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। या वैसे भी बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जब मिलेगा संयोग होगा, ठीक है, तो ऊष्मा बाहर निकलेगी 100%। जब आपस में संयोग होगा तो क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। क्या होता है, बाहर निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, समझे। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं क्या होता है। जैसे मान के चलिए C+O2 प्लस एनर्जी लिख दीजिए, C+O2, ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या हुआ, ऊष्मा बाहर निकल गई, ठीक है। C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी CO2
एक आप लोग का बायोलॉजी में क्वेश्चन है, ठीक है, कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो बायो का है लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ, तो चलिए उसको बता देते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें दो होता है, सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है। एक बायो का क्वेश्चन है, तो चलिए इससे भी आपका कवर हो जाएगा। सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है। सांस लेना मतलब हम ऑक्सीजन को लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले, इस प्रोसेस को बोलते हैं सांस लेना, यानी ब्रीथ। क्या हुआ, ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, हो गया सांस लेना। लेकिन श्वसन क्या है, यानी रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी क्या है। तो श्वसन का क्या होगा, देखिए जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग भोजन को खाते हैं, ठीक है। खाए, वह क्या हुआ, अंदर चला गया। तो अंदर भोजन जाने के बाद, यानी यहाँ से हम लोग चबाने के उसको छोटा छोटा टुकड़ा में कर दिए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में कर दिए। अब वो अंदर चला गया, तो अंदर क्या है, वह ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदलता है, ग्लूकोज में। तब वह ग्लूकोज अंदर हमारा क्या है, वाटर भी है, अंदर क्या है, वाटर भी है। सांस लिया तो ऑक्सीजन भी अंदर गया, तो वह जो ऑक्सीजन है वह ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि वह एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो वह एनर्जी हमारे बॉडी के उपयोग में आती है, जिससे हमको ताकत फील होता है, ठीक है, बोलते हैं आज थोड़ा सा ताकत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे नोज के द्वारा, नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं, श्वसन। अब इसको अगर बोलना है तो कैसे बोल, जब हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो हमारे पेट के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब यह किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। किस में बदलता है, ग्लूकोज में। तो यह ग्लूकोज, ठीक है, अंदर उपस्थित वाटर तथा, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन से, डायरेक्टली ऑक्सीजन बोली, अंदर उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, यानी दहन हो जाता है। मैंने ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, उसको बर्न करती है, जलाती है, तो दहन होता है। तो इस प्रोसेस में ऊर्जा निकलती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो वह ऊर्जा हमारे बॉडी के उपयोग में आ जाती है, तथा जो वेस्ट गैस होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे नोज के द्वारा बाहर निकल जाती है। इस पूरे प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है, इसीलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं हम इसे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं हम लोग। आप इसका इक्वेशन अगर लिखना है, ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज का फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, फिर हो गया CO2 प्लस जल, CO2 प्लस जल। ये हो गया, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अभी चलिए कर दे रहे हैं इसको। तो आपको ये लग रहा होगा बड़ा टफ इक्वेशन है भाई, कैसे याद होगा, है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे याद होता है। 10th क्लास में एग्जाम देने के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे याद होगा। चलिए, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का एक फार्मूला याद रखिएगा, और नहीं भी याद होगा तो स्टार्ट कीजिएगा C से। ग्लूकोज में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, 3 चीज़ है, CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज C6, H जो है जस्ट इसका डबल होगा,
6 दूना 12, और O जो है जितना C है उतना ही O होगा, जितना C है उतना ही O होगा। ये हो गया आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज। अब क्या करना है, अब इसमें क्या भाग लेता है हम लोग का, ये खाने के बाद ग्लूकोज में बदल गया, तो अंदर पानी है ना, हाँ, तो पानी का क्या होता है, यानी जल का H2O। तो यहाँ पे कितना लगाना है आपको, जो 6 आप देख रहे हैं ना, बस उतना ही लगाना है, यही 6 को आप लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, किसके साथ जलता है खाना, किसके साथ बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, खाना को बर्न कर देता है, जला देता है, तो ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2, ठीक है। तो कितना लिखना है, यही 6 पकड़ के रखना है आपको, लिख दिए, ठीक है, लिख दिए, ये हो गया आपका। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो प्रोसेस के बाद जो ऊर्जा निकलती है वो तो चलिए हो गया, लेकिन इसमें कौन सा गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, जब पूरा श्वसन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो कौन सा गैस निकलता है हमारे नाक से, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना इसको भी लिखना है आपको, 6, कितना लिखना है आपको, 6। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और फिर क्या होता है, जल, क्या निकलता है, जल, तो जल का क्या होता है, H2O। तब यहीं पे थोड़ा सा है कि यहाँ पे 6 नहीं लगाना है, यहाँ पे H कितना दिख रहा है आपको, 12, कितना दिख रहा है, 12, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 12। ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन, अब प्लस एनर्जी आप लिख दीजिए, एनर्जी, ठीक है। C6H12O6, फिर जल को लिख दिया, फिर से देखें, चलिए अब आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग इसको बताइएगा। ग्लूकोज का क्या होता है, चलिए बोलिए, C6H12O6, 6 को पकड़ना है, 6 को छोड़ना नहीं है। क्या क्या होता है, खाने खाते हैं, ग्लूकोज बदलता है, अंदर हमारा क्या होता है, पानी होता है, H2O, कितना लिखना है, ये 6 को रखना है, 6। किसके साथ जलता है भाई, ऑक्सीजन के साथ, O2, यहाँ भी आपको लिखना है 6, हो गया, लिख लिए। अब यहाँ इक्वेशन हो गया, ठीक है, तीर का निशान, तीर के निशान के बाद लिखिए, जब पूरा प्रोसेस होता है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया, लिख दिए। और क्या होता है, जल, तो यहाँ लास्ट वाला आपको याद रखना है कि H कितना है यहाँ पे, 12, तो आपको 12 देख के लिखना है, प्लस ऊर्जा। तो श्वसन का एक इक्वेशन भी हो गया और आपका डिफिनेशन भी हो गया, क्या कि जब हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, यह ग्लूकोज में अंदर जाकर बदलता है, यह ग्लूकोज जल ऑक्सीजन से क्रिया करके जलता है, जलने के बाद ऊर्जा बाहर, ऊर्जा जो निकलता है जो बॉडी को काम आता है, और इस प्रक्रिया में जो गैस है वो हमारे नोज के द्वारा बाहर निकल जाती है। क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझ में आया, ठीक है। 1 मिनट आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। अब इसको क्लीन करते हैं, चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया यानी फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, यानी बोलते हैं ना टूटना। तो अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसे भी पता है कि संयोजन
और यहाँ नाम है वियोजन। तो एक जगह जुड़ेगा, दूसरा टूटेगा। इसमें दो मिलकर एक बनाए, इसमें एक टूटकर दो या दो से अधिक बनाएगा, उसको बोलते हैं वियोजन। कैसे? जब कोई पदार्थ या जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है, या दो या दो से अधिक नए, जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा बताइए, चलिए टूटने से याद आता है, चलिए कुछ बोलते हैं आपको। टूटना तो बड़ा कॉमन वर्ड है आजकल के 10th क्लास और जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। कब टूटता है? समझदार तो हैं, समझ गए होंगे। टूट गया भाई, कब टूटता है बताइए? जब कोई बाहरी इफेक्ट आता है। अब बाहरी इफेक्ट क्या? सपोज आपका किसी के साथ अच्छा दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, तो बहुत नॉर्मल चलता है। लेकिन जैसे ही कोई बोलता है कुछ, उसके बारे में बुराई कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, तो क्या होता है? फिर टूट जाता है ना। ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बस टॉपिक पे ही रहिए। ये टूटेगा कब? जब कोई बाहरी आदमी आके कुछ बोलेगा। ठीक है। तो यानी अब इसका जो डायलॉग है हमारा कि टूट गया, तो टूटेगा कब ये? जैसे एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं CaCO3, इसको बोलते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे अगर नॉर्मल है तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों टूटेगा? कोई फर्क ही नहीं है। तो सब लोग, हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं, तो कोई टूटता है कभी भी नहीं। कब टूटता है? जब उसको कोई बाहरी इफेक्ट जो है उस पर दबाव डालता है। यानी कोई किसी आपको बोल दिया, उससे गुस्सा हो गया, उसका टूट गया। ठीक है। यहाँ गुस्सा नहीं होना है। यहाँ पे क्या किया? टेम्परेचर अप्लाई कर दिए हम लोग। क्या किए? टेम्परेचर अप्लाई कर दिए। तो जब टेम्परेचर अप्लाई कर दिए तो अब यह टूट जाएगा। ठीक है। यानी अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो किसी को इमोशनली भी तोड़ा जा सकता है और किसी को रूडली भी तोड़ा जा सकता है। टूटता इंसान तभी है जब कोई बाहरी इफेक्ट काम करता है। तो ध्यान देना, तो बाहरी इफेक्ट से बच के रहना सब आप लोग। ठीक है। ज़्यादा बाहरी इफेक्ट पर ध्यान नहीं देना है। क्या बोलेंगे? जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाता है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। यानी जब कोई पदार्थ टूटकर या जब कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है तो उसे बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसमें एक और लिखना होगा कि जब कोई पदार्थ, टेम्परेचर ऐड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ चूना पत्थर ताप की उपस्थिति में, ऐसे डायलॉग दे सकते हैं कि हम देखते हैं कि चूना पत्थर ताप की उपस्थिति में टूटकर सफ़ेद चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ चूना पत्थर ताप की उपस्थिति में टूटकर सफ़ेद चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सफ़ेद चूना पता है ना, सफ़ेदी बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सफ़ेदी ले आओ, सफ़ेदी ले आओ। ठीक है। तो डायलॉग क्या हो गया है कि जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इक्वेशन CaCO3, एरो का निशान CO + CO2 टेम्परेचर। ठीक है। केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन आपको लिखना है। सिर्फ डिफिनेशन से आपको नंबर नहीं मिलेगा। इक्वेशन लिख दिया तो नंबर मिल जाएगा, भले डिफिनेशन आप नहीं लिखे हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसको तोड़ने के लिए क्या ऊष्मा लगा, यानी टेम्परेचर दिए, तो यह क्या किया? ऊष्मा इसमें यह शोषित किया, मतलब सोखा ऊष्मा को, यानी ऑब्जॉर्व किया ना। तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी
यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, या वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऑब्जॉर्ब होती है, उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, कह सकते हैं, क्योंकि टूटता है कभी न किसी टेम्परेचर की उपस्थिति में ही। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आगे हम लिख सकते हैं, जैसे AgCl। तो इसको आप लाइट में रख दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश में, इसको आप सूर्य के प्रकाश में रख दीजिएगा तो यह टूट के सिल्वर और क्लोराइड बना देगा। ठीक है, तो AgCl। उसी तरह लिख सकते हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी आप लाइट में रखिएगा सूर्य के प्रकाश में, तो ये भी Ag+Br2 ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ भी क्यों टूट रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी हम लाइट दिए हैं, प्रकाश दिए हैं ना। तो यहाँ पे भी हम प्रकाश दिए हैं, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे लाइट। ठीक है, जैसे मान के चलिए जल है H2O, यह कब टूटेगा? जब इसको आप इलेक्ट्रिक करंट देंगे। ठीक है, H2+O2। ये H2O कब टूटेगा? जब हम इसको करंट देंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। जब जल को में हम करंट सप्लाई करेंगे तो यह टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा, तो इस क्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप सभी कंडीशन में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो अपने नेचुरल अवस्था में है, नेचुरल स्टेट में है, वह तब तक नहीं टूटता है जब तक कोई बाहरी टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, काम नहीं करता है। ठीक है, तो बाहरी टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी, तो यानी जब बाहरी टेम्परेचर जा रहा है यानी वह ऊर्जा को सोख रहा है, यानी ऑब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑब्जॉर्ब कर रहा है इसीलिए वह टूट रहा है। तो जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊर्जा का ऑब्जर्वेशन होता है, उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो चलिए एक डायलॉग बोल दें, वियोजन अभिक्रिया वैसा है जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ नए बनाता है, नए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर सेपरेट आता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल ये तीनों में आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए क्लीन करते हैं इसको। अब आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, थक गए, बहुत पढ़ लिए है ना। लेकिन यह है कि आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको फिर बुक पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको कंप्लीट हो जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर एक बार ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन को देखते चले गए, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, है ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा हम लोग किसी और तरीके से समझते हैं। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। मान के चलिए क्लास में आप लोग हैं बैठे हुए, अब एक बेंच, सब बेंच पे तीन तीन लोग बैठे हुए रहते हैं, किसी पे चार, तीन लोग आराम से बैठे हुए बहुत मस्ती में, और उसमें कुछ ऐसे भी पहलवान भी बैठे हुए हैं जिसको हवा पहलवान, सूखा पहलवान बोलते हैं, जिनको आप फूंक दे तो उड़ जाएंगे। तो आराम से बैठे हुए तीन लोग। तब क्या हुआ, कोई एक हट्टा कट्टा
तंदुरुस्त, मोटा, तगड़ा आता है। अब वो क्या करेगा, बोलेगा कि हमको यहाँ बैठना है, चलो हटो, तो सूखा पहलवान हटेगा क्या? क्या बोलेगा? नहीं हटेंगे। तो अभी क्या किया, बोला हटेगा कि नहीं बताओ। जैसे अपना शो किया थोड़ा, बोला ठीक है भैया हट जाते हैं, वो उठ के वहाँ से हट गया और ये जाके वहाँ बैठ गया। समझ में आता? ये जाकर वहाँ बैठ गया। तो यानी उसको, यानी ऑलरेडी जो बैठा हुआ था उसके उस स्थान से डिस्प्लेस कर दिया। उस स्थान से क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया, दूसरे जगह वो जाके बैठ गया, यानी विस्थापित कर दिया। ऑलरेडी बेचारा 3 लोग के साथ बैठा हुआ था, 2 लोग के साथ बैठा हुआ था, तो उसको क्या किया, वहाँ से हटा दिया और अपने जाके वहाँ बैठ गया। ठीक है, तो उसको क्या बोले हम लोग? विस्थापन। छोटा सा आप एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ये आपको लिख सकते हैं ZnSO4 + Cu। ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है, जिंक सल्फेट Cu। इसमें क्या होता है, देखिए कॉपर सल्फेट है, जिंक आया, ठीक है, तो इससे अभिक्रिया किया, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल दिया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल दिया, ठीक है, और अपने जाके इसके साथ जुड़ गया सल्फेट के साथ, तो इसको हम बोल दिया विस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या बोले हम? विस्थापन अभिक्रिया। यानी वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या तत्व का परमाणु, ठीक है, दूसरे तत्व को या दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, यौगिक कहला गया ना पूरा, यौगिक से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अगर डिफिनेशन ज़्यादा टफ लग रहा है तो इजी बनाते हैं। जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के, ठीक है, किसी दूसरे तत्व को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं हम। अब जो मोटा पहलवान था, ठीक है, वो क्या हुआ, आया, उसको हवा पहलवान को हटा दिया, तो जाके बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि वो जो हवा पहलवान है, यानी सूखा पहलवान, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको ईगो को हर्ट हो गया। भाई उन लोग का ईगो हर्ट ज़्यादा होता है, जिनको ताकत बड़ा कम होता है। तो आया, बोला ए चलो हटो, उस मोटा को बोला जो बैठा था, हट्टा कट्टा, चलो हटो, तो ये बोला नहीं हटेंगे। तो सूखा पहलवान क्या बोलेगा, हटता है कि नहीं तुम? तो थोड़ा इमोशनल हो गया बेचारा, फीलिंग्स को समझो तुम लोग भी, इमोशनल हो, हटता है कि नहीं? तब जो है एक बार वो हट्टा कट्टा एक बार ऐसे देखा, बोला क्या बोला, जैसे ही क्या बोला तो फिर वापस उड़ के अपनी जगह पे बैठ गया, वापस जाके बैठ गया, वो नहीं हटा। समझ में आया कुछ बात? नहीं, देखिए अगर ZnSO4 + Cu लिखेंगे तो यह कुछ रिएक्शन नहीं करेगा और CuSO4 + Zn नहीं बनेगा, CuSO4 Zn नहीं बनेगा। समझे? क्यों? क्योंकि यह ज्यादा ताकतवर है, किससे? Cu से। तो केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे कि यह अधिक क्रियाशील है या अधिक सक्रिय है Cu से। एक लिस्ट होगा बुक में, आप देखिएगा, लिस्ट वाइज दिया होगा कि कौन कौन ऊपर होगा सबसे सक्रिय, नीचे सबसे कम सक्रिय। तो अब डायलॉग समझ में आया क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि सिंपल सा, इसको छोड़ दीजिए, सिंपल सा देखिए, वो मोटा तगड़ा है, उसको डराने से डरेगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा ताकतवर है। तो उसी तरह इसको भी आप समझिए। तो एक डायलॉग अब विस्थापन अभिक्रिया जो हम अभी बोले थे, उसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, उस समय जानबूझकर ऐड नहीं किए, अब ऐड करेंगे। वहाँ पे बोले थे कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक डायलॉग ऐड करना पड़ेगा, जब कोई अधिक सक्रिय तत्व या अधिक क्रियाशील तत्व या तत्व का परमाणु, ठीक है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व या तत्व के परमाणु दूसरे पदार्थ को, दूसरे कम क्रियाशील
तत्व को उसके यौगिक से, ये क्या हो गया, एक यौगिक है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक सक्रिय तत्व, ठीक है, अपने से कम सक्रिय तत्व को, ये कम हो गया तो लगा दीजिए, अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक भूल गए तो उस पदार्थ से या उसके स्थान से, तीनों में कुछ भी लिख दीजिए। जब कोई अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अधिक सक्रिय या अधिक क्रियाशील आपको ऐड करना है, एक्टिव, ठीक है, जो इंग्लिश वाले होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऐड करना है अधिक सक्रिय, क्योंकि जो ज़्यादा सक्रिय होगा वही कम वाले को हटाएगा, कम वाला ज़्यादा को नहीं हटा सकता है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं, अधिक सक्रिय आपको ऐड करना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया। एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस Fe कर दिए तो क्या हो गया, FeSO4 प्लस Cu, या ये है, ठीक है। जैसे तो क्या किया, Fe क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया और Cu जो है यहाँ बन गया, अब आपने फेरस सल्फेट बना दिया। तो और सब बहुत सा भी एग्जाम्पल है, वहाँ आप देख सकते हैं। जैसे लेड है CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो वहाँ से क्या किया, कॉपर को हटा दिया और लेड क्लोराइड बना दिया। जैसे आप बोल सकते हैं Pb प्लस CuCl2, यहाँ होगा PbCl2 प्लस Cu, यानी लेड जो है कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटा दिया। लेकिन आपको विस्थापन अभिक्रिया में क्या करना है, ये इक्वेशन आपको दिखाना ही है। अब बोलेंगे कौन अधिक सक्रिय है, तो इसके लिए बताएं, आप बुक में एक चार्ट आता है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मोस्टली कॉपर से जिंक तो ज़्यादा है, ये आपको पता चल गया, कॉपर से Fe ज़्यादा है, ये तो आपको पता चल गया। Pb भी ज़्यादा है कॉपर से, ये भी आपको पता चल गया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ, जब कोई अधिक सक्रिय तत्व या तत्व का परमाणु दूसरे कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तथा एक नया पदार्थ बनाता है। एक नया बन रहा है ना, एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक सक्रिय तत्व किसी दूसरे कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये लिखने के बाद आपको जो बुझाए, जैसे बुझाए वैसे डिफिनेशन लिख दीजिए, लेकिन ये जरूर लिखिएगा 100% सही है, ठीक है। चलिए ओके, देख लीजिए इसको। हो गया, क्लीन करें। चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, ठीक है, क्या फिर पढ़े, संयोजन अभिक्रिया, फिर क्या पढ़े हम लोग, वियोजन अभिक्रिया, अच्छा, फिर हम लोग क्या पढ़े अभी, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन भी आता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होता है, एग्जाम्पल से बताएं। अरे भाई क्यों विपरीत होता है, अब ये भी कोई पूछने की बात है, विपरीत होता है। संयोजन क्यों होता है, क्योंकि यह जोड़ता है दो, एक बनाता है, उसमें एक टूट के दो या दो से अधिक बनाता है, ठीक है, दोनों का इक्वेशन लिख देना है, इसलिए विपरीत है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो में कंपेरिजन करना है, तो अगर नहीं कुछ ज़्यादा हम लोग को आता है तो एक में लिखते हैं होता है, दूसरे में लिखते हैं नहीं होता है। इसमें लिखेंगे हाँ तो उसमें लिखेंगे ना, जस्ट अपोजिट लिख देते हैं। तो संयोजन वियोजन का विपरीत, ऐसे ही क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए अब आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन यानी होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब द्विविस्थापन क्या है बताइए थोड़ा। द्विविस्थापन क्या है, विस्थापन में क्या था, एक, द्विविस्थापन में क्या होगा, दो। अब चलिए क्या होता है,
अभी जैसे एग्जांपल लिए थे, अब जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं एक जगह पे, ठीक है, कोई 2 लोग आया, ठीक है, और यहाँ पे दोनों आया, बोला कि देख भाई वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग के लिए जगह कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग के लिए जगह कंफर्टेबल नहीं है, तो तू मेरी सीट पे चले जा और मैं तेरी सीट पे आ जाता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है, और तुम लोग थोड़ा ज़्यादा पतले हो, या कुछ भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या ना वो। तो क्या किए, वहाँ से 4 लोग थे, वहाँ से 2 लोग आया, 2 वहाँ पे बैठ गया, और ये दोनों उठकर वहाँ जो 2 लोग बैठा था उन दोनों के साथ जाके बैठ गया। जैसे ये 2 बेंच है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हुए हैं। इन लोग आया, दोनों बोल कि भाई ऐसा कर कि थोड़ा जगह बड़ा कंजस्टेड हो रहा है, तुम दोनों मेरे जगह पे बैठ जाओ, हम आके तुम्हारी जगह पे बैठ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 0 0 कट 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 0 0, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पे लोग एक्सचेंज किए, ठीक है, कोई किसी को हटाया नहीं और जगह नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज किए, यानी आदान प्रदान हुआ। तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या आदान प्रदान होगा, परमाणु या परमाणु का समूह आपस में क्या किए, आदान प्रदान। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान के चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ Na2SO4 प्लस BaCl2, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दिए BaSO4 प्लस NaCl, बैलेंस के लिए 2 लगा दिए, Ba एक था, BaSO4 हो गया। देख रहे हैं क्या लिखा हम, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस NaCl। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, Na जुड़ा हुआ था SO4 के साथ, Ba जुड़ा हुआ था Cl2 के साथ, जुड़ा हुआ था ना। अभी क्या हुआ, इसको बोला इसके साथ जुड़ गया, Ba जुड़ गया किसके साथ, SO4 के साथ, और Cl जुड़ गया किसके साथ, Na के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों जो है आपस में एक्सचेंज कर लिया, क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। कैसे बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है, जब परमाणु या परमाणुओं का समूह, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, एक दूसरे परमाणु, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जब 2 परमाणु या परमाणुओं का समूह, या 2 या 2 से अधिक परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह से आदान प्रदान करता है। क्या करता है, आदान प्रदान या एक्सचेंज करते हैं, किस चीज़ का, आयन का, किस चीज़ का, आयन का। तो उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक नया पदार्थ, 2 नए पदार्थ बनते हैं, एक क्या 2 नया बन रहा है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु या परमाणु का समूह, ठीक है, किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह से आदान प्रदान करते हैं। डायरेक्ट अगर आयन भूल गए तो डायरेक्ट लिख दीजिए आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन। अगर आयन याद है तो अच्छी बात है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह से आयन का आदान प्रदान करते हैं, तो इससे एक नया उत्पाद बनता है, इससे एक उत्पाद बनता है, जिसे हम इस अभिक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ 2 को विस्थापित हो रहा है, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं, परमाणु के समूह से आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या क्या बन रहा है, BaSO4 क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यह जो है BaSO4 एक जल में अघुलनशील होता है, मतलब जल में घुलता नहीं, एक सॉलिड टाइप का बनता है, ठीक है। अब यह NaCl जल में घुल जाता है, ठीक है। तो जो जल में नहीं घुलता है
तो उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप या प्रेसिपिटेट। अवक्षेप या प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या देख रहे हैं? जब इससे अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ? बेरियम सल्फेट एक सॉलिड के रूप में प्राप्त हुआ, या सॉलिड जैसा जो जल में अघुलनशील है, जो जल में अविलय है, जल में नहीं घुला। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अवक्षेप। नहीं बोलते हैं चलो ऊपर आ गया भैया इसको छान लो, अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो कैसे बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनेशन देना है तो जब दो या दो से अधिक परमाणु और परमाणुओं का समूह आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें एक सॉलिड पदार्थ यानी ठोस पदार्थ बनता है जो जल में क्या होता है? अविलय है, जो जल में नहीं घुलता है। तो उसे हम अवक्षेप बोलते हैं और उस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अवक्षेप अभिक्रिया किसे बोलेंगे? बताओ कैसे बोलेंगे? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें बना हुआ ठोस पदार्थ, जो पदार्थ होता है वो जल में अघुलनशील है, अविलय है, तो उसे हम अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। कैसे बोलेंगे? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उससे एक सॉलिड बनता है जो जल में अघुलनशील है, जो नहीं घुलता है, तो उसको बोलते हैं अवक्षेप और उस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। करेक्ट है? तो चलिए इसको फिनिश करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु का समूह, ठीक है, दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह से आयन का आदान प्रदान करता है, तो इसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम देखते हैं कि Na2SO4 BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है BaSO4 प्लस NaCl। NaCl जल में घुलनशील है जबकि BaSO4 जल में घुलनशील नहीं है। तो जो जल में घुलनशील नहीं है तो इसे बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तथा इस प्रोसेस को यानी इस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर सेपरेट अवक्षेपण अभिक्रिया बोलना है तो क्या बोलेंगे? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ जल में अघुलनशील होता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जब कोई पदार्थ जल में अघुलनशील होता है तो उसे बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, और उस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो एटलीस्ट हम लोग का ये सारा टॉपिक आज का खत्म हो गया। नेक्स्ट जो होगा हम लोग का तो उसमें हम लोग बात करेंगे कुछ और रिएक्शन और बैलेंस इक्वेशन जो भी होगा उसको हम लोग देख लेंगे। देख लीजिए, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।